वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो न्यूमेरिकल किए थे। अब हम जो है इसकी कुछ डेरिवेशंस आती हैं जिसमें हमने जो है वो हीट मालूम करनी होती है एट कांस्टेंट प्रोसेस, यानी हमने इक्वेशन ड्राइव करनी होती है जिसमें लिखा होता है प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने जो है वो इक्वेशन ड्राइव करनी होती है कि आप जो है वो इक्वेशन ड्राइव करें जिसमें आपकी जो हीट है वो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कितनी जो होगी वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें सबसे पहले हम ये सपोज़ कर लें लेट क्यू वी द हीट। क्यू वी अब कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है, वो जो मैंने आपको आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ाया था, आइसोकोरिक प्रोसेस में बताया था, तो कांस्टेंट हीट का मतलब ये है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या ज़ीरो है। यानी अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ डेल्टा वी आपके पास क्या ज़ीरो है। लेट क्यू बी द हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वो हीट होगी जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो होगी वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब अगर हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम होता है वो आमतौर पर क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ के आए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि Q जो है Q इज़ इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे मालूम कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हमारा क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होगा वो क्यू वी बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा ई के जो होगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 इन दिस प्रोसेस, अब हम ये कहेंगे 10 इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, प्रोसेस कैरिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आपका वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, द हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, यानी जो भी हीट इसमें निकलेगी ये इवॉल्व होगी, इज़ इक्वल टू द एनर्जी चेंज। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारा, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास जो है हमने हीट दी थी और हीट देने की वजह से क्या होता कि वॉल्यूम चेंज हो जाता, तो जब अगर वॉल्यूम चेंज होता तो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती वो वर्क करने में कंज्यूम हो जाती। ठीक है, यानी अगर फर्स्ट 100 जूल मैंने दिए थे, तो अगर ये थोड़ा सा भी वॉल्यूम चेंज हो जाता तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो इसमें कंज्यूम हो जाती, तो बाकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो 90 हो जाती। लेकिन अभी क्योंकि आपका जो है वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपकी हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम या इवॉल्व करेगा तो वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। यानी जितनी भी आप हीट दे रहे हो ना, वो सारी की सारी जो है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। यही वजह है कि प्रेशर कुकर में जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें ये होता है कि हम जितनी भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में क्या हो जाती है, वो कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, तो यही है कि अगर आपके पास जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो जो एब्जॉर्ब और इवॉल्व होगी वो इज़ इक्वल टू एनर्जी चेंज, यानी जो भी हीट दोगे वो सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, ये एक डेरिवेशन आती है जिसमें बोला। अब इसके बाद दूसरी डेरिवेशन है, ठीक है, इसमें लिखा है प्रेशर एट प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये प्रोसेस है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पर है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास होता ये है
कि ज़्यादातर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अगर कोयले को जलाते हैं तो कोयले को जब हम जला रहे हैं तो कोयला जो जल रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे लग रहा है। तो अब हमने मालूम करना है कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे बना रहे हैं तो कितनी हीट जो होगी वो सिस्टम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो लेट क्यू पी बी द हीट absorb at constant pressure। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। अभी हम पढ़ गए हैं क्यू, अभी हमने पढ़ा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब ये क्यू पी पर है। ठीक है, अब देखें जब क्यू पी पर है तो क्या होगा कि हमारे पास, हमें मालूम है कि जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई बराबर है किसके, ई टू माइनस ई वन के, और डेल्टा वी बराबर है किसके, वी टू माइनस वी वन के। तो अब यहाँ पर देखें डेल्टा ई बराबर हो जाएगा किसके, ई टू माइनस ई वन के, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन के। ठीक है, क्यू पी ई टू माइनस ई वन पी वी टू माइनस पी वी वन, और ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों को अरेंज कर लेते हैं, ए टू प्लस पी वी टू ई वन और पी वी वन। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट तो छोटा सा वही है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने जो है वो पानी को बॉयल किया है। जब पानी को बॉयल किया तो पानी जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से इसमें जो है एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी, उसको हम कह देंगे ई। ठीक है, और दूसरा ही कुछ वर्क कर रहा होगा तो उस वर्क को हम पी वी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यानी जब आपने पानी को बॉयल किया, पानी को बॉयल करने की वजह से हुआ ये है कि पानी जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। जब लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हुआ तो एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी और कुछ इसने क्या किया, वर्क किया। तो इसको जो है वो हम कह देते हैं कि ये बराबर है किसके, इंथैल्पी। ये टोटल एनर्जी जो है इसको हम इंथैल्पी कह देते हैं, एच कह देते हैं। यानी इसमें ये होगा कि ई प्लस पी वी। ठीक है, यानी जो उसकी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है और जो वर्क डन है उसको हमने बराबर कर दिया किसके, एच के। ठीक है, अगर ई वन है और यहाँ पर पी वी वन है तो ये हो जाएगा एच वन के बराबर हो जाएगा, और यहाँ अगर ई टू है तो ये बराबर हो जाएगा किसके, एच टू के। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू पी। तो क्यू पी इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एच टू के बराबर हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, एच वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्यू पी यानी यही प्रूफ करने के लिए आता है कि आप प्रूफ कर करें क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, किसके बराबर है, डेल्टा एच के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब शुरू में हमने इक्वेशन लिखी थी कि क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के। ठीक है, और क्यू पी अभी हमने प्रूफ किया है कि वो बराबर है किसके, डेल्टा एच के। तो डेल्टा एच जो है वो बराबर है किसके, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के। ठीक है, अब इसमें देख लें न्यू फंक्शन, एक जो हमारा एक न्यू फंक्शन है, न्यू फंक्शन डेल्टा एच कॉल्ड इंथैल्पी। इसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। इंथैल्पी हीट कंटेंट, जो भी इसमें हीट कंटेंट इज़ इंट्रोड्यूस, इसमें हमने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है टू एक्सप्रेस थर्मल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सप्रेस करने के लिए हमने इसको जो है वो यूज़ किया है। ठीक है,
इस फंक्शन को, दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इज़ मैथमेटिकली डिफाइन एज, इसको हम मैथमेटिकली जो है वो लिखते हैं मैथमेटिकली डिफाइंड एज h इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। तो E है, P है और वॉल्यूम है, ये हमारे पास क्या है, आर स्टेट फंक्शन। यानी स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है। सो जो H होगा, एच पी जो होगा इज़ ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, ये भी हमारे पास क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन होगा एंड इज़ डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये भी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे जो है वो क्या करेगा, डिपेंड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो डेल्टा एच, ये जो साइन ऑफ डेल्टा एच है इसको हम देख लेते हैं। ये साइन ऑफ डेल्टा एच है, ठीक है। ये जो साइन ऑफ डेल्टा एच है ये आमतौर पर जो है वो, ये डेल्टा एच जो है इज़ अ चेंज इन एंथैल्पी। ये चेंज इन एंथैल्पी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और डेल्टा एच जो है वो इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम and depend upon initial and final state। और ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम not on means by which changes are brought। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने जो है वो किस तरीके से जो है वो ये चेंज लेके आए आप। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास जैसे मिसाल के पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन है और ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो अगर ये जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू ये होती है -394 किलो जूल पर मोल। अब करेक्टरिस्टिक होने का मतलब ये है कि जब भी कार्बन डाई और ये दोनों रिएक्ट करेंगे, अगर इसका एक मोल होगा तो ये -394 जूल एनर्जी हमेशा इसकी जो होगी वो क्या होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है। तो और ऐसे रिएक्शन जिनमें ये वैल्यू हो तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एक्स मीन एग्जिट, जिनमें से एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, जिसमें से एनर्जी जो क्या हो बेटा, रिलीज़ हो। तो ऐसों को हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब भी आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के 1 मोल रिएक्ट करेंगे तो इतनी ही एनर्जी रिलीज़ होगी, इससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। जैसे कार्बन सल्फाइड है, ये कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है, इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो 117.6 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है। और ये वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव का मतलब ये हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। इनके ग्राफ बना के बता देता हूँ आपको मैं। देखें, ये हमारे पास जो है वो एनर्जी है, ये फ़र्ज़ करें ए और बी है, और ये हमारे पास सी और डी बन रहे हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या, प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर देखें, रिएक्टेंट की कोई ना कोई एनर्जी मौजूद थी, अब वो एनर्जी जो हुई वो रिलीज़ हुई, और रिलीज़ होने के बाद अब जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो क्या है, कम है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप घर में CH4 और ऑक्सीजन को जलाते हैं या पेट्रोल को जलाते हैं तो यहाँ पहले इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसकी एनर्जी देखें यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन ये जब जल गया तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो एनर्जी है वो क्या है, बहुत कम है, क्योंकि इनमें से सारी एनर्जी क्या हो चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी अगर यहाँ 100 जूल थी तो अब यहाँ देखें आपको कितनी नज़र आ रही है, 20 जूल नज़र आ रही है।
तो इसका मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें से एनर्जी जो होती है वो आमतौर पर क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, और रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। रिएक्टेंट आर ग्रेटर दैन प्रोडक्ट, ठीक है। और जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें आप यहाँ देख लीजिए, जैसे पौधे वगैरह हैं वो सूरज से रोशनी ले रहे हैं तो पहले उनकी एनर्जी कम होती है, लेकिन जब पूरा फल बन जाता है, सेब बन गया है, तो अब इसमें जो एनर्जी है वो क्या है, आपके पास ज़्यादा है। तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी फल जो होते हैं वो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो पहले उनकी एनर्जी कम होती है, फिर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, अब जो आपके पास है वो आपके पास एनर्जी इनके क्या है, ज़्यादा है। तो ये हमारे पास जो था वो डिस्क्रिप्शन थी किसकी, कि जिसके ज़रिए शो होता है कि हमारे पास एनर्जी जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक एब्जॉर्ब हो जाती है, रिलीज़ होती है। एब्जॉर्ब होती है तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है, रिलीज़ होती है तो सिस्टम की एनर्जी क्या जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, कि अब इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एक लॉ है, और जो आमतौर पे इसका न्यूमेरिकल भी आता है, उसको इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।